हेलो क्लास 12, वेलकम टू लर्न विद जेनिक गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज की क्लास में हम करेंगे नॉर्मालिटी। पिछली क्लास में हमने मोलालिटी किए थे, ठीक है, और भी बहुत सारे हमने फॉर्मूले लिखे थे। आज की क्लास में सिर्फ नॉर्मालिटी ही करेंगे क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है और आपको अच्छे से समझ आना चाहिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे आप जेई और नीट का एग्जाम दोगे तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक नॉर्मैलिटी। तो नॉर्मैलिटी क्या होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन मैं कैसे करूंगी। जैसे मोलालिटी को हमने कैपिटल एम स्मॉल एम से लिखा था, वैसे ही नॉर्मैलिटी को हम एन से कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे अगर नॉर्मैलिटी को रिप्रेजेंट करना हो तो कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। नॉर्मैलिटी होता क्या है, तो नॉर्मैलिटी का मतलब है कि कितने इक्विवेलेंट ग्राम या फिर कितने मोल्स, इक्विवेलेंट मोल्स सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मैलिटी। डेफिनेशन लिख लेते हैं नॉर्मैलिटी का। नंबर ऑफ ग्राम्स और मोल्स ऑफ इक्विवेलेंट number of grams or moles of equivalent solute is present in 1 liter of solution। इसको हम बोलते हैं नॉर्मैलिटी। ये तो डेफिनेशन था। फॉर्मूला लिखेंगे हम नॉर्मैलिटी का, तो नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स अपॉन 1 लीटर सोल्यूशन। सेम ही है डेफिनेशन जैसा। देखो फॉर्मूला तो बिल्कुल सही लग रहा है, बट आपने मोल्स निकालना सिर्फ सीखा है, इक्विवेलेंट मोल्स कैसे निकालते हैं ये आपने अभी तक नहीं सीखा। यहाँ पे देखेंगे अगर खाली मोल्स होता तो हम कर लेते क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से, लेकिन अगर इक्विवेलेंट लिखा है तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। इक्विवेलेंट मोल निकालने के लिए हम करते हैं इक्विवेलेंट मोल का जो फॉर्मूला होता है वो है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अभी इक्विवेलेंट मोल आया था, वो हमें नहीं पता था कैसे निकालना है, उसको हमने निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया तो उसमें हमें नई चीज मिल गई, क्या, इक्विवेलेंट मास। अब हमें मास तो पता है, मास कैसे फाइंड आउट करते हैं, बट यहाँ पे फिर से नया टर्म आया इक्विवेलेंट मास, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला है वो भी लिखते हैं हम इक्विवेलेंट मास के लिए। तो देखो इक्विवेलेंट मास का इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास निकलेगा हमारा मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अब ये जो फॉर्मूला खत्म ही नहीं हो रहा है, अब एन फैक्टर क्या है, एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो एन फैक्टर डिफरेंट कंपाउंड के, एन फैक्टर डिफरेंट कंपाउंड को निकालने के लिए अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। सबसे पहले हम निकालना सीखेंगे एन फैक्टर एसिड्स के लिए, ठीक है। ये आपने इक्विवेलेंट मास निकालना सीख लिया है। अब एन फैक्टर निकालेंगे, जैसे ही आपको एन फैक्टर पता चल जाएगा, इसमें पुट करोगे आपको इक्विवेलेंट मास पता चल जाएगा, फिर इक्विवेलेंट मास में पुट करोगे तो पूरा आप फाइनली नॉर्मैलिटी निकाल लोगे। एक क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगी मैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। स्टार्ट करते हैं एन फैक्टर फाइंड करना। सबसे पहले हम एन फैक्टर फाइंड करेंगे एसिड्स के लिए। देखो एसिड के लिए एन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, सपोज मैंने एक एसिड लिया है HCl। अब ये जो HCl है जब अपने आयंस में ब्रेक डाउन होगा
तो इस HCl से मुझे कितने प्रोटॉन, कितने H पॉजिटिव आयंस मिल रहे हैं, उसको हम बोलेंगे कि वो HCl का n फैक्टर होगा। ठीक है, तो इस HCl को अगर मैं इसके आयन फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो मुझे यहाँ से कितने प्रोटॉन ट्रांसफर होते हुए नजर आ रहे हैं, सिर्फ एक। तो HCl के लिए जो n फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा 1। क्लियर है? तो ऐसे हम सिंपल एसिड्स का निकाल सकते हैं। इस एसिड्स के बाद आते हैं हमारे ऑक्सो एसिड्स। तो ऑक्सो एसिड्स का कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। फर्स्ट ये हो गया एसिड, सेकंड है हमारा ऑक्सो एसिड्स। ओके, ऑक्सो एसिड्स मींस होता है ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड। वो सारे एसिड जिनके पास ऑक्सीजन होगा उनको हम बोलते हैं ऑक्सो एसिड्स। फॉर सपोज H2SO4, H3PO4, H3PO3, ये सारी की सारी कैसे हैं, एसिड्स है, बट इनके साथ ऑक्सीजन कंटेन है, इसलिए ये ऑक्सो एसिड्स के अंदर आएंगे। 4 ऑक्सो एसिड्स, जैसे कि H2SO4, यहाँ पे लिख दूं ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड्स, ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड्स। ठीक है, H2SO4 हो गया। अब सेकेंड है जैसे H3PO4, H3PO3। अब ये तो मैंने लिख दिया है, बट इसके नेम भी आपको पता होने चाहिए। जैसे ये तो है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये क्या है, ये है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। और H3PO3 क्या है, फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, फॉस्फोरस एसिड। अब इनमें हम कैसे पता करेंगे कि इनका एन फैक्टर क्या है, तो ऑक्सो एसिड्स के एन फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमें उसका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। ठीक है, अब इनका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, सिर्फ 2 रूल है स्ट्रक्चर बनाने के, और दोनों बहुत ही इजी हैं। देखो, फर्स्ट रूल क्या है, रूल फॉर मेकिंग स्ट्रक्चर। तो पहला क्या है कि हमें ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से कनेक्ट करना है सेंट्रल एटम के साथ। ठीक है, पहला है कनेक्ट ऑक्सीजन, कनेक्ट ऑक्सीजन विथ डबल बॉन्ड टू सेंट्रल एटम। सबसे पहले हमने सेंट्रल एटम से एक ऑक्सीजन को कनेक्ट किया है डबल बॉन्ड के साथ। सेकेंड क्या है, फिर से कनेक्ट रेस्ट ऑफ द ऑक्सीजन टू सेंट्रल एटम, क्या है, कनेक्ट रेस्ट ऑफ द ऑक्सीजन टू सेंट्रल एटम। ठीक है, बाकी के जो ऑक्सीजन है उसको भी हम सेंट्रल एटम से अटैच करेंगे, बट उस ऑक्सीजन को पहले हाइड्रोजन के साथ भी अटैच करेंगे टू द सेंट्रल एटम एंड अटैच हाइड्रोजन टू दैट ऑक्सीजन। अब देखो, अगर ये दोनों रूल्स अभी समझ नहीं आए हैं तो इसका स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि दोनों रूल मैंने क्या लिखवाए हैं। सबसे पहला ऑक्सो एसिड क्या है, H2SO4, इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं हम H2SO4 का। H2SO4 सबसे पहला रूल मैंने बताया था कि ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के साथ हम अटैच करेंगे सेंट्रल एटम के साथ। तो सेंट्रल एटम इसमें क्या है, सल्फर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सल्फर डबल बॉन्ड ओ। फिर क्या करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम साथ में अटैच करेंगे, तो यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है,
और अब यहाँ पे 3 ऑक्सीजन बच गए हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो OH और यहाँ पे बच गया OH और एक ऑक्सीजन बचा है तो वो डबल बॉन्ड के साथ ही आएगा, तो ये स्ट्रक्चर बन गया H2SO4 का। अब इसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसका एन फैक्टर क्या है, तो इसमें जितने OH आयन रिलीज होंगे वो उसका एन फैक्टर हो जाएगा। तो देखो इसमें एक OH ये है और एक OH ये है, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2। ठीक है, वैसे ही फॉस्फोरिक एसिड के लिए देख लेते हैं हम H3PO4 H3PO4 के लिए देखते हैं। सबसे पहले सेंट्रल एटम से एक ऑक्सीजन हमने अटैच किया, सेकंड है अब ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से अटैच कर देंगे सेंट्रल एटम से और उसी के साथ हम हाइड्रोजन भी अटैच कर देंगे, तो OH OH और OH। तो इसमें देखो सब चीजें हैं, 4 ऑक्सीजन कर लिया, 3 हाइड्रोजन कर लिया हमने, तो यहाँ पे एक OH, दूसरा OH और ये तीसरा OH, तो इसका जो एन फैक्टर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप फाइंड आउट करो H3PO3 के लिए, H3PO3 के लिए इसको फटाफट से करो फिर बताती हूं मैं। देखो H3PO3 में क्या होगा, P है डबल बॉन्ड के साथ O, फिर OH और OH और एक खाली H बच गया, क्योंकि ऑक्सीजन तो सारे यूज हो गए। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन सारे यूज हो गए, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन बच गया, फिर इसलिए इसको ऐसे अटैच कर दिया हमने। इसका OH कितना हो जाएगा, 1 और ये 2, तो इसका N हो जाएगा 2। ठीक है, ऑक्सो एसिड के लिए भी हमने एन फैक्टर देख लिए हैं, क्लियर है इतना? ओके, इसके बाद हम चलते हैं बेसिस पे। एसिड्स हो गया हमारा, ऑक्सो एसिड्स हो गया, अब है हमारा बेस। बेस के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो बेस में भी हम देखेंगे कि कितने OH आयंस रिलीज हुए हैं। ठीक है, एक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ से कितने OH आयंस हम दे सकते हैं, वो हो जाएगा हमारा एन फैक्टर फॉर बेस। एग्जाम्पल जैसे कि NaOH लिया हमने, तो इसको अगर मैं पेटाइनिन आयन में ब्रेक करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, तो इसमें कितने OH नेगेटिव है, एक ही है, तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वही अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लूं CaOH का होल ट्वाइस, तो इसमें कितने OH है, 2 है, तो इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा। KOH लेंगे तो इसमें OH कितने हैं, एक ही है, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 1। ठीक है, ये था बेस के लिए। बेस के अलावा अगर हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आ गया, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, तब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे कि अभी हमारा एसिड हो गया, बेस हो गया, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन में एसिड लेंगे हम प्लस बेस लेंगे। एसिड में जैसे मैंने ले लिया H3PO4, ठीक है, बेस में मैंने ले लिया NaOH, तो ये क्या हो जाएगा, P डबल बॉन्ड O, OH OH और OH, यही बनेगा। NaOH के लिए क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब देखो इस बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने हाइड्रोजन की जरूरत है, तो उतने हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एन फैक्टर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही OH है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक ही हाइड्रोजन की जरूरत है, तो इसका जो एन फैक्टर है वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन जाएगा और ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वाटर बन जाएगा। वाटर क्या होता है, न्यूट्रल। ठीक है, तो ऐसे जो न्यूट्रलाइजेशन होते हैं उसमें देखते हैं कि हम बेस को या फिर जिसका भी नंबर कम होता है उसको हम न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने हाइड्रोजन या फिर कितने OH की जरूरत है, तो वो हमारा हो जाएगा एन फैक्टर। तो यहाँ पे एन फैक्टर है हमारा 1।
क्लियर है न्यूट्रलाइजेशन का? ठीक है, इसके बाद आता है हमारा न्यूट्रलाइजेशन के बाद आयंस और एटम्स। इसके बाद है हमारा आयंस और एटम्स। देखो आयंस क्या होते हैं? आयंस मींस चार्ज, आयंस मींस होता है हमारा चार्ज। चार्ज है आयंस मींस, और चार्ज कैसे हो सकते हैं? या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये हमारा कैटायन भी हो सकता है और ये हमारा एनायन भी हो सकता है। ठीक है, और एटम में हम क्या चेक करेंगे? उसकी वैलेंसी। अगर हमारे पास सिंपल कोई एटम है तो उसकी वैलेंसी देखेंगे, जितनी उसकी वैलेंसी होगी वही उसका एन फैक्टर हो जाएगा। एग्जांपल जैसे आयंस का देखते हैं। सबसे पहले अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया Mg2 पॉजिटिव, तो इसका जो एन फैक्टर है वो क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, तो ये चार्ज से हमने बताया कि इसका 2 है। वही अगर मैंने सिर्फ सोडियम लिख दिया, कोई चार्ज नहीं, तो सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1, तो उसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे यहाँ पे K है तो इसका भी 1 हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैंने एल्यूमिनियम +3 लिख दिया तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 3। क्लियर है? देखो इसको, एटम्स और आयंस को। ठीक है, इतना क्लियर है? इसके बाद देखो, जब आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं ना तो उसमें ऐसा लिखा जाता है डेसी नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल, ठीक है, बाई नॉर्मल। और तो इसका क्या मतलब होता है इन सब का? सेमी नॉर्मल। तो इन सबको कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं अब। जैसे अगर आपको क्वेश्चन में सेमी नॉर्मल लिखा दिखे तो सेमी नॉर्मल होता है एन का एन, नॉर्मैलिटी 1/2, और इसको हम लिख सकते हैं n/2। ठीक है, ये हमारा सेमी नॉर्मल। उसके बाद क्या आता है हमारा डेसी नॉर्मल आ जाए तो डेसी नॉर्मल में क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू 1/10 और n/10। ये है हमारा डेसी नॉर्मल। ठीक है, अगर सेंटी नॉर्मल आ जाए तो सेंटी नॉर्मल n इज इक्वल टू 1/100 और n/100। एक बाय नॉर्मल भी आता है। ठीक है, बाय नॉर्मल आ जाए तो यानी कि n इज इक्वल टू 2 और 2n, तो हम इनको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? एक क्वेश्चन करके दिखाऊं मैं आपको, जो भी हमने इतने बड़े से फॉर्मूले लिखे थे उसको सॉल्व कैसे करेंगे वो एक बार देख लेते हैं। बहुत ही इजी है। देखो, उसको सॉल्व करने का तरीका है, अगर मेरे पास क्वेश्चन है 0.98, if 0.98 gram solute is present in, if 0.9 gram H2SO4, if 0.9 gram H2SO4 is present in 500 ml of solution। ठीक है, फाइंड नॉर्मैलिटी। तो अब इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले तो जो भी मैंने फॉर्मूला लिखा है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स अपॉन 1 लीटर सोल्यूशन, ये लिखवाया था। उसके बाद इक्विवेलेंट मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास के लिए
हमारा फॉर्मूला था मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, ठीक है, यही था। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नीचे से, यहाँ से सबसे पहले एन फैक्टर निकालेंगे, फिर इसमें पुट करेंगे, फिर इसमें जाएंगे, फिर इसमें जाएंगे, और फाइनली हमें नॉर्मलिटी मिल जाएगा, ठीक है। एन फैक्टर देखो, यहाँ पे हमें H2SO4 दिया हुआ है, तो H2SO4 का क्या होगा एन फैक्टर, S डबल बॉन्ड के साथ, S डबल बॉन्ड के साथ O है, फिर OH OH और फिर O, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2, N इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे मैं 2 पुट कर दूंगी। मोलर मास कितना है, H2SO4 का मोलर मास निकालते हैं, H2SO4 हाइड्रोजन का 2 है तो 2 प्लस 32 16 4 जा 64, तो कितना हो जाएगा 4 4 8 और 9, तो ये 98 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूंगी, देखो मोलर मास है 98 और एन फैक्टर है 2, ठीक है, इसको कट कर दूंगी तो कितना आ जाएगा 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, यानी कि जो मेरा इक्विवेलेंट मास आया 49 है, तो मैं यहाँ पे इक्विवेलेंट मास में 49 पुट कर दूं, गिवन मास कितना है 0.98 और इक्विवेलेंट मास कितना है अब मेरे पास 49, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से मैंने पॉइंट हटाया और यहाँ पे आ गए 2 0, तो 49 बन जा 49, 49 टू जा 98, तो यहाँ से मुझे मिला है 2/100, ठीक है। तो ये मुझे क्या मिला, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स, तो ऊपर वाले पुट करूंगी मैं, तो ऊपर हो जाएगा मेरे 2/100, ठीक है, इनटू, अब देखो यहाँ पे क्या है 1 लीटर सोल्यूशन, यहाँ पे 1 लीटर सोल्यूशन है, बट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है 500 ml, तो क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1000 अपॉन 500, 2 0 से 2 0 कट गया, इसका 1 0 से इसका 1 0 कट गया, ठीक है। अब क्या बचा 2 अपॉन 50, यानी कि 1 अपॉन 25, तो कितना हो गया 0.04 नॉर्मल, ठीक है। तो ऐसे ये ज्यादा टफ नहीं था, इजी है, ठीक है, बस आपको इन सबको निकालना आना चाहिए, क्लियर है ये, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, अगर हमें मिक्सचर दिया होगा तब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, फाइंड नॉर्मलिटी फॉर मिक्सचर। देखो मिक्सचर में क्या होगा, हमें एसिड प्लस एसिड दे सकते हैं, ठीक है, जैसे कि ये है, इसमें एसिड है और ये है, इसमें भी कोई दूसरा एसिड है, इनको मिला दिया हमने, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका नॉर्मलिटी और वॉल्यूम, इसका नॉर्मलिटी और वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा नॉर्मलिटी का, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू n1 v1 प्लस n2 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है, मिक्सचर के लिए ये है। और दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ पे तो था एसिड एसिड, अगर हमें एसिड और बेस मिल जाए, ठीक है, तब हम क्या करेंगे एसिड और एसिड, या फिर बेस प्लस बेस के लिए भी सेम ही है, बेस प्लस बेस के लिए, ठीक है। अगर हमें एसिड और बेस एक साथ मिल जाए तब क्या करेंगे हम, क्या हो जाएगा एसिड प्लस बेस, तो देखो एक में हमारा है एसिड प्लस एक में हमारा बेस, ये हमारे एसिड के लिए है n1 v1, ये हमारा बेस के लिए है n2 v2, और यहाँ पे इन दोनों को मिला देंगे तो हमारा बनेगा v1 प्लस v2। अब इसमें हमें ये देखना है कि एसिड का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है कि बेस का वॉल्यूम है वो ज्यादा है, किसका कौन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर हमारा
n1v1 इज ग्रेटर देन n2v2 होता है, तब क्या फॉर्मूला लगाएंगे? दो केस बनेंगे। सबसे पहले हमारा केस 1 बनेगा ये, और इसमें ही केस 2 बनेगा हमारा n2v2 इज ग्रेटर देन n1v1। ठीक है, तो जो भी ग्रेटर होगा उसमें से स्मॉलर वाले को हम माइनस कर देंगे। तो इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो क्या हो जाएगा? केस 1 के लिए देखो, केस 1 के लिए जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा n1v1 माइनस n2v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, वही अगर हम केस 2 की बात करें तो उसके लिए क्या हो जाएगा? n2v2 माइनस n1v1 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, हमने काफी टाइप के इसमें फॉर्मूले देख लिए, इतने सारे फॉर्मूले इसके, बट सारे इजी हैं। हमने सबके लिए n फैक्टर निकालना सीख लिया है, इवन हमने मिक्सचर के लिए भी फॉर्मूले देख लिए। ठीक है, तो नॉर्मलिटी में इतना ही है, बाकी जितने ज्यादा इसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा हमारी तैयारी होती जाएगी। अब इसी में लास्ट एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि अगर आपको मोलारिटी गिवन हो तो आप नॉर्मलिटी कैसे फाइंड आउट करोगे? ठीक है, तो वहां पे आपके लिए चीजें इजी हो जाती हैं, आपको अलग से मोलारिटी अलग से नॉर्मलिटी फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा। अगर मोलारिटी फाइंड आउट कर लिया है तो आप नॉर्मलिटी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, और अगर नॉर्मलिटी कर लिया है तो मोलारिटी इजीली हो जाएगा। तो रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी क्या हो जाएगा? देखो, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू x। ठीक है, और ये x क्या है? इसकी जगह अगर x नहीं लिखना है तो डायरेक्टली हम लिख देंगे n फैक्टर। अगर आपको नॉर्मलिटी पता है तो उसमें, अगर आपको नॉर्मलिटी निकालना है, मोलारिटी आपने ऑलरेडी निकाल लिया, तो मोलारिटी में अगर मैं n फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर दूंगी तो नॉर्मलिटी निकल जाएगा। उसके लिए पूरा सॉल्व करने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है इतना? इसके बेस हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।